आप सभी को शुभ संध्या। जवाहरलाल नेहरू स्मारक स्नातकोत्तर महाविद्यालय द्वारा अभी 14 तारीख से 30 तारीख तक हिंदी पखवाड़ा कार्यक्रम मनाया जा रहा है और इस पखवाड़े के दौरान हम लोग आज के परिदृश्य वर्तमान परिदृश्य में हिंदी भाषा चुनौतियां और समस्याएं हम आज 14 सितंबर से 30 सितंबर तक आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में आज अपने 13वें व्याख्यान में सभी जुड़े हुए हैं। हमारे बीच में हैं डॉक्टर प्रवीण कुमार यादव, जो सहायक आचार्य हिंदी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय आलापुर अंबेडकर नगर से हैं। साथ में हमारे बीच में जो लोग उपस्थित हैं, डॉक्टर अनीता सिंह, जो इस कार्यक्रम की आयोजक सचिव हैं, साथ ही वे विभागाध्यक्ष हैं कि जवाहरलाल नेहरू स्मारक स्नातकोत्तर महाविद्यालय के हिंदी विभाग की। उनके साथ इस कार्यक्रम में डॉक्टर रीना सिंह, डॉक्टर माधुरी वर्मा, इंदुबाला यदुवंशी उपस्थित हैं, अमरजीत सर हैं। इसके साथ हमारे साथी शोधार्थी और सहायक आचार्य नरेंद्र देव महाविद्यालय भवनान गोंडा से श्री सत्य प्रकाश शुक्ला जी हैं। आप सभी का आज की इस शाम में स्वागत है, इस गोष्ठी में आप सभी का स्वागत है। मैं इस कार्यक्रम में आदरणीय प्रवीण कुमार यादव सर का स्वागत करता हूं, जो आज के मुख्य वक्ता हैं। औपचारिक स्वागत के लिए अपनी विभागाध्यक्षा डॉक्टर अनीता सिंह मैम से, जो कि इस कार्यक्रम के आयोजक सचिव हैं, आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हमारे मुख्य वक्ता का स्वागत करें। डॉक्टर अनीता सिंह मैम। धन्यवाद इंद्रमणि जी। धीरे धीरे करके आज हम 13वें व्याख्यान पर पहुंच गए हैं और आज हमने हमारे बीच इस व्याख्यान में एक बहुत ही अच्छे व्याख्याता, बहुत ही अच्छे वक्ता डॉक्टर प्रवीण कुमार यादव जी हैं, जिनको हम कई बार सुन चुके हैं हमारे यहाँ सेमिनार में, अंबेडकर यूनिवर्सिटी में, लखनऊ विश्वविद्यालय में, जहाँ कहीं भी हम गए तो डॉक्टर प्रवीण कुमार यादव के बिना मुझे लगता है शायद ही कोई सेमिनार, कोई वेबिनार पूरा होता हो। ऐसे में हमें भी एक उम्मीद थी कि मैं प्रवीण जी से समय मांगूंगी और वो दे देंगे। इस आशा और अभिलाषा के साथ मैंने उनसे समय मांगा और उन्होंने बड़ी सहजता से इसको स्वीकार किया और समय दिया मुझे इन्होंने। इसके लिए मैं उनकी आभारी हूँ। वे राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय आलापुर अंबेडकर नगर में असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के पद पर कार्यरत हैं। इन्होंने इसके पूर्व इंटर कॉलेज में भी प्रवक्ता के पद पर कार्य किया है और आज एक अच्छे अध्यापक के रूप में महाविद्यालय में कार्य कर रहे हैं। आपका हरिशंकर परसाई के व्यंग्य साहित्य का समाजशास्त्रीय मूल्यांकन पर प्रोफेसर मीरा दीक्षित के निर्देशन में शोध उपाधि मिली है आपको। आप पीएचडी किया है आपने। सत्राची समानुभूति, परमिता आदि अनेक पत्रिकाओं में आपके शोध पत्र आए हैं। उपन्यास मूल्यांकन के नए आयाम, वर्तमान परिदृश्य और हाशिए का समाज आदि कई संपादित पुस्तकों में आलेख हैं आपके। दर्जनों वेबिनार संगोष्ठियों में आप भाग ले चुके हैं। आपके अनेक शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। अगर संक्षेप में हम कहें तो एक समस्त योग्यताओं से पूर्ण वक्ता आज हमारे बीच में हैं। मैं उनका अपने इस व्याख्यान माला में स्वागत करती हूँ, इस आशा और अभिलाषा के साथ कि जो गुलदस्ता मैं सजा रही हूँ उसमें एक और बहुत ही सुंदर और बहुत ही आकर्षक व्याख्यान का फूल जुड़ेगा, जिससे हमारे इस गुलदस्ते का सौंदर्य बढ़ेगा। इसके साथ ही मैं अपने इस व्याख्यान में डॉक्टर इंदुबाला जी का और रीना जी का, डॉक्टर माधुरी वर्मा जी का, डॉक्टर अमित का, सभी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। विशेष रूप से अपने विभाग के शोधार्थी डॉक्टर सत्य प्रकाश शुक्ला, जो कि
आचार्य नरेंद्र देव डिग्री कॉलेज पीजी कॉलेज भवनान से में असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं, और हमारे शोध केंद्र से इन्होंने शोध कोर्स वर्क किया है। डॉक्टर इंद्रमणि उपाध्याय, जो कि केंद्रीय विद्यालय में स्नातकोत्तर हिंदी विभाग में अध्यापक हैं। इन सभी का मैं अपने इस व्याख्यान माला में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, और इसी के साथ पुनः इंद्रमणि जी को उनका माइक सौंपती हूँ। इंद्रमणि जी। धन्यवाद मैम। साथियों, जैसा आज विषय है कि वर्तमान परिदृश्य में हिंदी भाषा, चुनौतियां और संभावनाएं। हिंदी भाषा हो या कोई भाषा हो, भाषा के हमें समक्ष हमेशा चुनौती रही है। अभी 2 दिन पहले की बात है कि यूपीएससी का रिजल्ट निकला है, और आश्चर्य की बात है कि अभी खुशी हम मना सकते हैं कि हम 11 लोग हैं जो हिंदी माध्यम से उसमें चयनित हुए हैं। इस बात की खुशी मना सकते हैं कि दूसरी जो अन्य क्षेत्रीय भाषाएं हैं, वे लोग कई भाषाएं तो दहाई नहीं छू पाई हैं, कुछ भाषाओं में शून्य है। तो इस बरक्स हम खुशी मना ले कि हम 11 लोग हैं। इसके अलावा भी तमाम चुनौतियां, एक बहुत कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हमारे एक प्रतिष्ठित साहित्यकार के परिवार से हैं। हिंदी के बार बार वे तमाम मंचों पर हिंदी प्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उन्हीं के परिवार के ही एक चयन हुआ, और वह भी अंग्रेजी माध्यम से था। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, चुनौतियां कितनी कही जाए। भाषा के अपनी तमाम चुनौतियां हैं। राज्य, जहां हम राज्यों की सीमा लांघते हैं, तहां नई चुनौतियां बार बार मिल जाती। चाहे दक्षिण में हिंदी का विरोध होता हुआ नजर आए, या कई बार पूर्वोत्तर में भी यह सुनने को मिला। रोजी रोजगार की चुनौती है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास विषय से जुड़े हुए विषय वस्तु की कमी है। बच्चे पढ़े तो क्या पढ़े, कविताओं कहानियों के अलावा अन्य चीजें बहुत सीमित हैं। अब सीमित है यह बात तो कह दी जाती है, लेकिन क्यों है, इसका उत्तर ढूंढने की कोशिश बहुत कम दिखाई देती है। अभी पिछले दिनों एक स्क्रीनशॉट घूम रहा था सोशल मीडिया पर, जहां यह बार बार सिद्ध करके प्रयास किया जा रहा था यह दिखाने का कि जहां अंग्रेजी में 7 लाख शब्द हैं, जो कि 10,000 से 7 लाख के पार पहुंची, वहीं हिंदी अभी 2,20,000 शब्दों तक सिमटी हुई है, जबकि उस समय हमारे पास उससे कई गुना ज्यादा शब्दावली थी। यानी उनके कहने का आशय यह था कि हम हिंदी के विकास में उतना अच्छा कार्य नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वही लोग बस यह दिखाने की कोशिश तक तो सीमित थे कि हम कर नहीं पा रहे हैं, प्रयास की बात न ही कर पा रहे हैं। एक तरफ तो जो है हमें लगता है कि हिंदी में तमाम नई संभावनाएं हैं, हिंदी दुनिया की श्रेष्ठ भाषा बनने की ओर अग्रसर है, कि बोलने वालों की संख्या जहां 1 अरब के पार जा रही है, हम दुनिया के नंबर 1 भाषा कहलाने के पात्र घोषित अघोषित रूप से बनते जा रहे हैं। हालांकि आधिकारिक रूप से पुष्टि होनी बाकी है कि हम शीर्ष पे हैं या मंदारिन शीर्ष पे है, संख्या बल के आधार पर। तो ऐसी तमाम बातें हैं। हमारे आदरणीय वक्ता इन तमाम बातों पर नजर रखेंगे। और भी तमाम चुनौतियां हैं। हमारे बच्चों में रुचि हिंदी के प्रति उतनी नहीं है। क्यों नहीं है? या तो चूंकि आदरणीय प्रवीण सर माध्यमिक विद्यालय में भी कार्य कर चुके हैं, और यह पिछले वर्ष की न्यूज है कि 8 लाख से ज्यादा बच्चे राज्य बोर्ड की परीक्षा में हिंदी विषय में उत्तीर्ण हुए थे। तो यह भी कि हिंदी पट्टी में और इतनी बड़ी संख्या में उत्तीर्ण हो जाना बड़ा आश्चर्य का विषय है। चूंकि आप वहां कभी कार्य कर चुके हैं, तो इन विषय पर भी आपकी नजर जरूर रही होगी। इन चुनौतियों को भी आप बखूबी झेले होंगे, परिचित होंगे। हम आज आपसे विश्वास रखते हैं कि और भी तमाम चुनौतियां होंगी हिंदी के समक्ष, लेकिन जितनी चुनौतियां हैं, इसके अलावा भी तमाम चुनौतियां हैं, लेकिन कहते हैं कि जितनी चुनौतियां होती हैं उतनी ही संभावनाएं होती। जितना घना अंधेरा होता है, दीपक की लौ उतनी
तीव्र होती है उतनी दूर तक दिखाई पड़ती है। हम अपने मुख्य वक्ता महोदय से अनुरोध करेंगे, इन तमाम विषयों पर नज़र डालते हुए चुनौतियों के साथ-साथ संभावनाओं पर भी बात करें। इन चुनौतियों से निपटा कैसे जाए, इस पर भी बात करें। हम आदरणीय प्रवीण कुमार यादव जी को अब आगे माइक सौंपते हैं। आदरणीय प्रवीण कुमार यादव जी। धन्यवाद इंद्रमणि उपाध्याय जी। जवाहरलाल नेहरू स्मारक स्नातकोत्तर महाविद्यालय बाराबंकी के तत्वावधान में आयोजित हिंदी पखवाड़ा के उपलक्ष्य में आयोजित व्याख्यानमाला के आज के दिन व्याख्यानमाला की संकल्पना करने वाली इस कार्यक्रम की संयोजिका आदरणीय डॉक्टर अनीता सिंह जी, डॉक्टर रीना वर्मा जी, डॉक्टर माधुरी वर्मा जी, डॉक्टर सत्य प्रकाश शुक्ल जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे डॉक्टर इंद्रमणि उपाध्याय जी, जुड़े हुए तमाम सुधीजनों, इस आभासी मंच पर आज बातचीत के लिए जुड़े हुए तमाम सुधीजनों, विद्यार्थियों, जिनमें मैं देख पा रहा हूं माया, अमित कुमार, अजीत कुमार मौर्य जी, लक्ष्मण, सूरज, मेरे मित्र डॉक्टर सर्वेश मौर्य जी, आप सभी को मेरा सादर अभिवादन। सबसे पहले मैं आदरणीय डॉक्टर अनीता सिंह जी को इतने महत्वपूर्ण विषय पर एक व्याख्यान श्रृंखला, पूरी व्याख्यान श्रृंखला चलाने के लिए परिचर्चा के द्वारा हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए साधुवाद देता हूं, और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाने के लिए भी मैं व्यक्तिगत तौर पर आपको हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सुधीजनों, मित्रों, विद्यार्थियों, हिंदी मेरी मातृभाषा है। इस आभासी मंच पर जुड़े हुए तमाम मित्रों, जहां तक मैं समझता हूं आप सबकी मातृभाषा है हिंदी। यह भारत राष्ट्र की अनेक राष्ट्रीय भाषाओं में से सबसे बड़ी राष्ट्रभाषा है। न सिर्फ भारत की बल्कि दुनिया की सर्वाधिक बड़ी भाषाओं में परिगणित की जाने वाली भाषा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो आधिकारिक भाषाएं हैं, अंग्रेजी, स्पेनिश, अरबी, रूसी, इन भाषाओं में केवल चीन की मंदारिन एक ऐसी भाषा है जो संख्या की दृष्टि से हिंदी से आगे है। जो पुराने शोध हैं उसके हिसाब से हिंदी मंदारिन और अंग्रेजी के बाद तीसरे नंबर पर दुनिया की सबसे बड़ी भाषाओं में दुनिया की सबसे बड़ी भाषा है। दोस्तों, भाषाविदों ने जो भाषाओं का सर्वेक्षण किया है उसमें लगभग 6,500 भाषाएं पूरी दुनिया में बोली जाती हैं। सन 1971 की जनगणना के अनुसार, भाषा की गणना के अनुसार, भाषाभाषियों के आंकड़े इकट्ठे किए गए, जो उसके अनुसार लगभग 1600 से ऊपर भाषाएं भारत में बोली जाती थी। यद्यपि उनमें से अनेक भाषाएं विलुप्त हो गईं, उनके बोलने वालों की संख्या बहुत कम थी, उन्हें बचाया नहीं जा सका। भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषाओं में जो 22 भाषाएं हैं उसमें हिंदी के अलावा गुजराती, बांग्ला, जो भी भाषाएं हैं, बाद में मैथिली जो जुड़ी वो हिंदी की ही एक बोली है। कुल मिला के देखा जाए तो संख्या की दृष्टि से हिंदी एक बड़ी भाषा है। भारत के वो 10 राज्यों की दैनंदिन व्यवहार की भाषा है। यहाँ की जनता इसी हिंदी में बातचीत करती है, संवाद करती है, अपना काम चलाती है। वो भारत संघ की आधिकारिक रूप से राजभाषा तो घोषित ही है,
हिंदीतर प्रांतों में मराठी भाषी बहुत अच्छी तरीके से हिंदी समझते हैं, गुजराती हिंदी समझते हैं। दक्षिण भारत में भी और पूर्वोत्तर में भी अनेक विरोधों के बावजूद हिंदी को समझने वालों की बड़ी संख्या है। भारत से बाहर जिन मुल्कों में भारतीय मूल के लोग गए और वहीं बस गए, जिन्हें हम गिरमिटिया के रूप में जानते हैं, मॉरिशस में, फिजी में, ट्रिनिडाद टोबैको में, सूरीनाम में, गुयाना में भारत मूल के लोग, विशेषकर यूं तो पूरे भारत से गए, लेकिन विशेषकर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से और बिहार से जो लोग गए, वो अपने साथ अपनी बोली, अपनी भाषा, भोजपुरी, अवध क्षेत्र के लोग अवधी ले करके गए और बाकायदे मॉरिशस में, फिजी में, सूरीनाम में हिंदी वहां बिल्कुल बोलचाल की भाषा है, दैनंदिन व्यवहार की भाषा है। चूंकि फ्रांसीसी और दूसरी भाषाओं के जो अभिजात के लोग वहां पे मौजूद थे, उनके संपर्क में इस भाषा का रूप बदला है। मॉरिशस में वो क्रियोली के रूप में जानी जाती है। इस तरीके से फिजी में वहाँ हिंदी में बुलेटिन हैं, पत्रिकाएं हैं। मॉरिशस में अनेक पत्र पत्रिकाएं निरंतर छप रही हैं और लगभग 1 सदी से छप रही हैं, मतलब लगभग 100 वर्षों से। दोस्तों, मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, ट्रिनिडाद टोबैको के अलावा खाड़ी देशों में, संयुक्त अरब अमीरात में हिंदी को बहुत तरजीह दी जाती है, बहुत महत्व दिया जाता है। वहां से अनुभूति और अभिव्यक्ति नाम की 2 वेब पत्रिका प्रकाशित हो रही है। डॉक्टर पूर्णिमा वर्मन जी इसका संपादन करती हैं। वो उत्तर प्रदेश के ही पीलीभीत की रहने वाली हैं। इसके अलावा यूरोप में, जहां बेहतर कैरियर की तलाश में भारत के प्रबुद्ध वर्ग के लोग प्रवास किए, वहां पर भी वो जो हिंदी भाषी लोग हैं या पंजाबी भाषी लोग हैं, वो लोग हिंदी में, पंजाबी में लेखन कार्य कर रहे हैं। ब्रिटेन में, फ्रांस में, जर्मनी में, पोलैंड में, नॉर्वे में हिंदी के लेखक मौजूद हैं, हिंदी का साहित्य मौजूद है। सुरेश चंद्र शुक्ल, शरद आलोक नॉर्वे में, तेजेन शर्मा ब्रिटेन में, ओम वर्मा ब्रिटेन में, सुरेश ऋतुपर्ण जो अध्यापन के सिलसिले में गए थे यूरोप, अमेरिका के 30 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी उच्च कक्षाओं में पढ़ाई जा रही है। कोलंबिया में, हार्वर्ड में, इसी तरीके से कनाडा के टेक्सास में, टोरंटो में, इन शहरों में जो विश्वविद्यालय हैं और उच्च शिक्षण संस्थान है, वहां हिंदी मौजूद है। जापान में, टोक्यो में और ओसाका विश्वविद्यालय में तो हिंदी का विधिवत शिक्षण लंबे समय से हो रहा है। चीन में, बीजिंग में हिंदी का अध्यापन, हिंदी का शिक्षण कार्य, सिंगापुर में प्राथमिकता के तौर पर हिंदी पढ़ाई जा रही है। कुल मिलाकर दक्षिण अफ्रीका के डरबन विश्वविद्यालय में तो हिंदी की अहमियत, इसके संख्या बल को देखते हुए, इसके समृद्ध व्याकरण को देखते हुए, इसके विशाल और उच्च स्तरीय साहित्य को देखते हुए, साहित्य प्रेमी, विद्यानुरागी और व्यावसायिक दृष्टिकोण रखने वाले तमाम मुल्क और कंपनियां हिंदी का अध्ययन अध्यापन कर रही हैं। ये एक सामान्य परिदृश्य अगर आप देखें तो एक ऐसी भाषा है जिसे कतई नजरअंदाज कोई मुल्क नहीं कर रहा है। जो भी भाषा की अहमियत को कारोबार के नजरिए से या ज्ञान संपदा के नजरिए से करता है या किसी राष्ट्र की संस्कृति के अध्ययन के नजरिए से करता है, तो भारत के सिलसिले में वो हिंदी की उपेक्षा कतई नहीं कर सकता। कुल मिलाकर के हिंदी विश्व के समस्त महाद्वीपों में व्याप्त है। भारत में
वो बड़े 10 राज्य जिनकी जनसंख्या इतनी अधिक है कि वो दुनिया के तमाम मुल्कों से अकेले एक प्रांत बड़ा है। हिंदी के बिना आप सिविल सेवा में उत्तीर्ण होकर भी हिंदी और सामान्य अंग्रेजी के प्रश्न पत्र में अनुत्तीर्ण रहते हैं तो आप बिल्कुल वंचित कर दिए जाएंगे, आपको इसका चयन नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में या दूसरे हिंदी भाषी राज्य में अगर आप मेडिकल परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं तो आपको सामान्य हिंदी का एक प्रश्न पत्र उत्तीर्ण करना पड़ेगा, तभी ये माना जाएगा कि आप यहाँ चिकित्सक के रूप में सेवा दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ की जनभाषा जो सामान्य भाषा जनता की भाषा अगर आप उसे नहीं समझेंगे तो कैसे उसका उपचार करेंगे। इसी तरीके से सरकारी कार्यालयों में समीक्षा अधिकारी के पद हैं, हिंदी अनुवादक के पद हैं और इंटरमीडिएट तक इन 10 राज्यों में हिंदी विषय अनिवार्य है। केंद्रीय विद्यालयों में हाई स्कूल तक हिंदी विषय अनिवार्य है, इंटरमीडिएट में वो वैकल्पिक विषय के रूप में है। तो मैं विद्यार्थियों की सूचना के लिए या उनका ध्यान इस तरफ आकृष्ट कराने के लिए बात कहना चाहता हूं कि देखा जाए तो हिंदी से आपका एक तरह से आपकी हिंदी के प्रति उपेक्षा या उदासीनता आपको के बेहतर करियर में बाधक ही होगी। जब हम लोग पढ़ते थे तो स्वर्गीय डॉक्टर जगदीश गुप्त जी इलाहाबाद में थे। एक बार मैं और मेरा भाई उनके यहाँ गए। मेरा भाई कला विषय चित्रकला विषय पढ़ रहा था और वो स्वयं अच्छे चित्रकार थे, उनके बेटे चित्रकला विभाग में थे। तो उसे पूछे कि क्या लिए हो 3rd ईयर में, तो बोला कि ये विषय है और हिंदी छोड़ दिया। तो बोला हिंदी तुमने तो छोड़ दिया लेकिन हिंदी तुम्हें नहीं छोड़ेगी। कुल मिला के हिंदी विषय को छोड़ करके आप ये सोचिए कि कैरियर आपका उन्नत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसलिए इसकी उपेक्षा विद्यार्थियों से मैं कहूंगा कि जो एक सामान्य धारणा समाज में बनी है उसको उस नजरिए से ना देखें, बल्कि संजीदगी से उसका अध्ययन करें। अब ये तो हुई सरकारी सेवाओं रोजगार की बात, दुनिया भर में फैले हुए हिंदी के संसार की बात। बड़ी चीज है इस सूचना प्रौद्योगिकी के दौर में इंटरनेट के आने के बाद से हिंदी की उपस्थिति अंतरजाल पर आभासी संसार में इतनी महत्वपूर्ण बन के उभरी है कि वो अनेक उपेक्षाओं को दरकिनार करके आज फिर मजबूत हो रही है। मित्रों, मेरी रिसर्च गाइड जो शोध निर्देशिका आदरणीय डॉक्टर मीरा दीक्षित जी बताया करती थी कि जब वो एमए कर रही थी तो एक्सप्लेनेशन हिंदी का एक्सप्लेनेशन वो इंग्लिश में लिखती थी। और हम सभी इस बात से वाकिफ हैं कि डॉक्टर फादर कामिल बुल्के नामक एक हिंदी विद्वान जो कि मूलतः बेल्जियम के रहने वाले थे, उन्होंने हिंदी का शोध प्रबंध पहली बार इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी में लिखा। उससे पहले हिंदी का शोध प्रबंध भी अंग्रेजी माध्यम में लिखा जाता था। तो आजादी के बाद एक तरह से हिंदी का महत्व शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रीय भावना को देखते हुए भारत की सबसे बड़ी भाषा को जो कि राजभाषा भी बन चुकी थी, अहमियत देते हुए संपर्क भाषा को मजबूत करने के लिए देसी भाषा स्वदेशी भाषा की अहमियत को समझते हुए बढ़ा था। और निश्चित रूप से इसके निर्माण में जो कि हिंदी अनेक बोलियों का समुच्चय है, देखा जाए तो 18 बोलियां और उनके बीच से एक मानक हिंदी का निर्माण करने में सरस्वती पत्रिका, महर्षि प्रसाद द्विवेदी, कामता प्रसाद गुरु, किशोरीदास वाजपेयी, इन मनीषियों इन संस्थानों का जो योगदान है उसे हम भुला नहीं सकते हैं। किस तरीके से इतनी बोलियों के बीच से एक मानक भाषा का निर्माण हुआ जिसमें शिक्षण कार्य, शोध कार्य और तमाम तरह के ज्ञान विज्ञान की चीजें उपलब्ध कराई गईं। वो क्या कारण है कि आजादी के बाद कुछ दिन तक तो आगे बढ़ा लेकिन फिर उसकी गति पीछे की तरफ हो रही है। इस पर भी हमें इसकी भी पड़ताल करने की जरूरत है। लेकिन उससे पहले मैं हिंदी की उन संभावनाओं पर पहले बात करूं जो आभासी संसार में मौजूद है। दोस्तों, अक्सर जो एक सामान्य परिघटना है, एक जनरल फिनोमिना है कि अंग्रेजी विश्व ज्ञान की खिड़की खोलती है, बिना अंग्रेजी के हमारा काम नहीं चलेगा। उसी का परिणाम है कि नितांत हिंदी भाषी
क्षेत्रों में, यानी झुमरी तलैया में भी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खुल रहे हैं, खोले जा रहे हैं, और माध्यम के रूप में ही अंग्रेजी को थोप दिया जा रहा है और हिंदी इस सिरे से गायब हो रही है। परिणामतः हिंदी का अध्ययन और पठन पाठन प्रभावित हो रहा है। किस कदर प्रभावित है उस पर मैं आगे बात करूंगा। लेकिन अभी जो सोशल साइट्स पर हिंदी की संभावना है, तो आप देखिए कि जो विज्ञापन जगत है, भारत में विज्ञापन का कारोबार का 75% हिस्सा वो हिंदी का है। स्टार न्यूज, जी न्यूज, ये चैनल जो पहले अंग्रेजी में थे, ये हिंदी की अहमियत समझते हुए, हिंदी के दर्शकों की इतनी बड़ी तादाद देखते हुए कि उनको हिंदी की जरूरत, हिंदी में ज्यादा बेहतर ढंग से हम अपनी बात संप्रेषित कर पाएंगे, उन्होंने अपने समाचार चैनल हिंदी में शुरू किए। आप देखिए कि मनोरंजन की दुनिया में, देखिए फिल्म की दुनिया में और सिनेमा की, तो कौन बनेगा करोड़पति और कपिल शर्मा का कॉमेडी शो, कितनी अधिक दर्शक संख्या है, कितना अधिक उसका प्रसार है। यूट्यूब पर किस तरीके से हिंदी के चैनल्स, हिंदी का कंटेंट कितना ज्यादा उपलब्ध है। आज अगर आप बेहतर हिंदी जानते हैं तो आप अपनी कलाओं का, ज्ञान का किस तरीके से हिंदी के माध्यम से अर्थोपार्जन के लिए उपयोग कर सकते हैं, और प्रसिद्धि तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। अब देखिए कि इस आभासी दुनिया ने कितना बड़ा कमाल किया कि आप जानते होंगे नेहा सिंह राठौर, भोजपुरी की एक लेखिका और गायिका, 4-5 वर्षों में इसी आभासी मंच का, यूट्यूब का की ये देन है कि कितना प्रसार, कितना ख्याति उसे मिली, और पैसा तो जो मिल रहा है, मिल ही रहा है। हिंदी की एक प्राथमिक विद्यालय की एक शिक्षिका ममता अंकित का मैं उदाहरण देना चाहूंगा, जो कि प्रयागराज में एक शिक्षिका के रूप में कार्यरत है प्राथमिक विद्यालय में। उनके अध्यापन की कला हिंदी माध्यम से गरीब बच्चों को, जो कि सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत हैं, कितने रोचक तरीके से, कितने प्रभावशाली तरीके से अध्यापन कर रही हैं कि उन्हें संख्याओं का ज्ञान हो, उन्हें कविताओं का ज्ञान हो, सही ढंग से अभिवादन का, जितने भी मतलब अंग्रेजी माध्यम के स्कूल जो भी तरकीबें व्यक्तित्व विकास के लिए, भाषा विकास के लिए, ज्ञान के निवेश के लिए, बच्चों में कौशल और ज्ञान बढ़ाने के लिए जो भी उपक्रम कर रहे हैं, वो हिंदी माध्यम से कैसे कर रही हैं और कितनी क्या उन्हें मिली। बहुत सारे हमारे जो है पत्रकार, जिन्हें शासन की, सरकार की नीतियों की आलोचना करने की वजह से, दबाव के चलते बड़े बड़े मीडिया घरानों से निकाल दिया गया, आज इसी आभासी मंच की देन है कि उनके चैनल्स बहुत लोकप्रिय चलते हैं, चाहे वो पुण्य प्रसून वाजपेयी हों, चाहे आर्टिकल 19 के नवीन कुमार जी हों, ऐसे तमाम पत्रकार, अभिसार शर्मा जी हैं, अजीत अंजुम जी हैं, तो वो अपनी हिंदी के माध्यम से एक माने विवेकशील और ज्ञानवान और आलोचनात्मक चेतना के निर्माण वाला एक तरह से पाठक वर्ग तैयार कर रहे हैं। तो कुल मिला के जो नई शिक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण फोकस है कि एनालिटिकल पावर, यानी विश्लेषणात्मक क्षमता का निर्माण विद्यार्थियों में करना, यह शिक्षा का उद्देश्य हो, तो वो किस तरीके से संजीदगी से कर रहे हैं। दोस्तों, हिंदी को लेकर के जो सबसे बड़ा स्यापा मतलब होता है, रुदन होता है, विलाप किया जाता है कि अहिंदी भाषी प्रांतों के द्वारा हिंदी के विरोध की वजह से हिंदी का विकास नहीं हुआ, कि दक्षिण ने विरोध किया, तमिल ने विरोध किया। अभी हमारे गृह मंत्री महोदय ने फिर हिंदी के को पूरे भारत में लिंक लैंग्वेज के रूप में, संपर्क भाषा के रूप में उसकी अहमियत को बताया और जोड़ने की बात कही, तो तमिलनाडु से विरोध हुआ, बंगाल से विरोध हुआ। असल बात, विरोध का कारण भी राजनीति है और समर्थन भी भाषा का इस समय करना राजनीति का ही हिस्सा है कहीं न कहीं। तो सियासत के बारे में तो किसी ने लिखा ना कि सियासत इस कदर इस तरह से आवाम पर एहसान करती है कि आंखें छीन लेती है और चश्मा दान करती है, आंखें छीन लेती है और चश्मा दान करती है। तो राजनीति तो यही करती है कि वो किस तरीके से अपनी वोट की राजनीति देखती है। तो समर्थन भी वोट की राजनीति को देखते हुए हो रहा है और विरोध भी। दोस्तों, हिंदी की कमजोरी या हिंदी का विकास अवरुद्ध वो हिंदीतर प्रांतों के विरोध के चलते नहीं है, बल्कि इसके बारे में जनवरी 2016 में प्रवासी हिंदी साहित्य पर
एक 3 दिवसीय संगोष्ठी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुई थी। उसमें श्री तेजेंद्र शर्मा जी, जो ब्रिटेन में रहते हैं, भारत में पंजाब के रहने वाले हैं और हिंदी और पंजाबी में लिखते हैं, बहुत ही चर्चित कथाकार हैं। उन्होंने एक बात कही थी कि हिंदी की मजबूती वो भारत राष्ट्र से बाहर ब्रिटेन में या दूसरे मुल्कों में मजबूती पर या भारत में ही हिंदीतर प्रांतों में मजबूती पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हिंदी की मजबूती हिंदी प्रांतों में हिंदी की मजबूती पर निर्भर करती है। उन्होंने बताया कि हमारी जरूरत है कि जो हमारी भाषा है, हम उसमें हमारी संस्कृति है, परंपराएं हैं, हमारे गीत हैं, हमारी स्मृतियां हैं, हमारा बचपन है उसमें। तो हम तो यहाँ जो हिंदी भाषी लोग हैं या पंजाबी भाषी लोग हैं, भारत के वे लोग जो हिंदी जानते हैं, संपर्क भाषा के रूप में हम हिंदी को जिंदा रखना चाहते हैं। तो उन्होंने एक उदाहरण बताया कि जैसे यूरोप में अभी चर्च की कमाई कम हो गई तो बहुत सारे चर्च बिक जा रहे हैं, तो उसे भारतवंशी लोग खरीद रहे हैं और उसमें जो हिंदी भाषी लोग हैं उसको मंदिर में तब्दील कर वहां सप्ताह में 1 दिन गोष्ठी करते हैं, खाना पीना साथ होता है, अपनी रचनाएं सुनाते हैं, अपने सुख दुख अपनी उसी भाषा में साझा करते हैं। वहां उसका मतलब ये है, भारत में मंदिर का एक दूसरा मतलब हो सकता है यहाँ, लेकिन वहां ये मतलब हिंदी से अपने को जोड़ने का एक जरिया है। इसी तरीके से डॉक्टर नंद किशोर पांडे जी ने एक बात कही थी जो मुझे बहुत समीचीन लगी। उन्होंने लिखा कि वो पूर्वोत्तर भारत में शिक्षण कार्य काफी दिन तक किए, तो पूर्वोत्तर का विद्यार्थी अपनी स्थानीय जनभाषा को जानता है, वो वहाँ की बड़ी भाषा को जानता है, अंग्रेजी जानता है, हिंदी भी जानता है। और हम हिंदी भाषी लोग केवल इसलिए कि हमारी हिंदी संख्या के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी भाषा है, हम दूसरी भाषा को नहीं जानना चाहते। सर्वेश जी इस बात से भली भांति अवगत हैं कि डॉक्टर प्रभाकरन जी मित्र हम लोगों के हैं, वो आए थे रिफ्रेशर में, तो बहुत बेहतरीन हिंदी लिखते हैं, जबकि उनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, संभवतः कन्नड़ है उनकी मातृभाषा। लेकिन हम हिंदी से इतर कुछ जानना ही नहीं चाहते। अगर हमें समूचे राष्ट्र से प्रेम है तो त्रिभाषा सूत्री जो कार्यक्रम था कि हम हिंदी भाषी लोग भारत की, दक्षिण भारत की अथवा पूर्वोत्तर की कोई भाषा सीखें ना, हिंदी से इतर एक भाषा सीखें। प्रेम एक तरफा नहीं होता। हम तमिल भाषी से अपेक्षा करते हैं कि वो हिंदी सीखे, इसलिए हिंदी संख्या में ज्यादा है। इसके बजाय होना यह चाहिए कि हम हिंदी भाषी लोग हिंदीतर प्रांतों की भाषा को भी सीखें, तब ना उनमें भरोसा पड़ेगा। दूसरी चीज कि नियुक्तियों में वाराणसी या इलाहाबाद से प्रोफेसर जाएंगे और मेघालय में भी, तमिलनाडु में भी और मिजोरम में भी वो सारे हिंदी भाषियों की नियुक्ति करके आएंगे तो उन्हें दिक्कत लगेगी। अगर यह ध्यान रखा जाए कि मेघालय में मेघालय के ही मूल निवासी की ही कम से कम 50% नियुक्ति हो, तो वो हिंदी का विरोध कतई नहीं करेंगे, वो उनके रोजगार से जुड़ेगा। तो कुल मिलाकर अगर हिंदी प्रांतों में हिंदी मजबूत होगी तो हिंदी अपने आप सशक्त होगी और दूसरे प्रांत के लोग स्वतः है उसे सीखना चाहेंगे। हम अगर दूसरी भाषा को भी सीखते हैं तो एक प्रेम भी बढ़ेगा। दूसरी बात, जो भारत सरकार की सेवाएं हैं, अगर उसमें एक लिंक लैंग्वेज की जरूरत है, हिंदी का विरोध हो रहा है, तो इसे ऐसा किया जाए मेरे ख्याल से कि अंग्रेजी के साथ साथ अनिवार्य रूप से हिंदी भाषी प्रांतों में हिंदी में सारे आदेश, सारी सूचनाएं अनुदित हों और दक्षिण भारत में जो है वहां की प्रांतीय भाषा में अंग्रेजी के साथ अनुदित हो और कैडर को इस तरीके से भाषा के लिहाज से बांटा जाए कि उत्तर भारत के व्यक्ति की दक्षिण भारत में अगर नियुक्ति हो तो वो पहले से ही कोई एक दक्षिण भारत की भाषा को चुने पढ़ने के लिए, या नॉर्थ ईस्ट में हो तो वहां की एक भाषा को विकल्प के रूप में वो उसे सीखे, कम से कम वहां की स्थानीय भाषा को जाने, तो इससे भरोसा बढ़ेगा। अब दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है हिंदी को लेकर के, वो है माध्यम के रूप में अंग्रेजी का आना। हिंदी भाषा की इतनी बड़ी संख्या, इतने बड़े युवा हिंदी में पढ़ने वाले लोग, अवध विश्वविद्यालय में, जब अवध विश्वविद्यालय से सिद्धार्थ विश्वविद्यालय और इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय अलग नहीं हुआ था, तो 1 महीने तक हिंदी विषय की कॉपियां 1 महीने तक चेक होती थी।
यानी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 1 महीने चलता था। यानी इतनी बड़ी संख्या में केवल हिंदी विषय पढ़ने वाले लोग हैं और उनमें ज्यादातर हिंदी माध्यमों से पढ़ने वाले लोग हैं। लेकिन उनका जो उनका स्तर है इतना खराब है, भाषा का स्तर इतना बेकार है कि आखिर यही बच्चे तो भविष्य होंगे जब उन्हें भाषा नहीं आएगी बेहतर, भाषा ही ज्ञान प्राप्ति का जरिया है, माध्यम है, तो कैसे वो उच्च स्तरीय ज्ञान संपदा उनके पास आएगी। तो जाहिर सी बात है कि हिंदी का भविष्य जब हम हिंदी भाषी प्रांतों में हिंदी के विद्यार्थियों का देखते हैं तो हमें बड़ी निराशा होती है। अभी इंद्रमणि उपाध्याय जी जैसा उल्लेख कर रहे थे कि हिंदी में 8 लाख के आसपास बच्चे जो है अपनी मातृभाषा जो उनकी है, यहाँ की बोली है, यहीं की भाषा उनकी जो उनके घरों में बोली जाती है, उसमें वो अनुत्तीर्ण हो गए। तो ये एक दुखद स्थिति है। इसके लिए जिम्मेदार विद्यार्थी ही नहीं है, उसके लिए वो हमारा शिक्षा तंत्र जिम्मेदार है। और वह मानसिकता, अभी जो एक और आंकड़ा है, वह मानसिकता जो आज भी क्षेत्रीय भाषाओं को हाशिए पर रख करके अंग्रेजी को अभिजात्य की भाषा बना करके और महत्वपूर्ण पद निर्णयकारी भूमिकाएं देश में निभाते हैं, ऐसे जो लोग हैं वे अंग्रेजी को अभिजात्य की भाषा बना करके और नीति नियंता वाले जो स्थान हैं, नीति नियंत्रण करने वाली जो जगह हैं, वहां पर उसकी अहमियत को बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने, क्योंकि उनके पास संसाधन है, उन्होंने अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया है, उनके पास संपत्ति है, संपदा है, बेहतर ढंग से उनके पास अलग ढंग के स्कूल हैं, वो अपने बच्चों की बेहतर परवरिश करके उस भाषा में दक्षता हासिल करा करके वो बेहतर जगहों पे पहुंच सकते हैं। और जो हिंदी बोलने वाले सामान्य घरों के निर्धन परिवारों के बच्चे हैं, जहां हिंदी का ना उस स्तर का शिक्षण है, न उस स्तर की उनके घर और परिवेश में गुंजाइश है, एक तरह से उन्हें स्तरीय ज्ञान संपदा से दूर रखने की साजिश है। तो एक तो ये कारण कि अभिजात्य मानसिकता जो नेतृत्व निर्णयकारी भूमिका भारत की में निभा रही है, शिक्षण से लेकर के प्रशासन में और दूसरी सेवाओं में, उसकी कमी। दूसरी जो सबसे बड़ी कमी है वो हम हिंदी भाषियों में जो लोग हिंदी से अनुराग रखते हैं या जो हिंदी के शिक्षण से, अध्यापन से जुड़े हुए हैं, उनका यह दायित्व बनता है कि वो हिंदी के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दें। लेखन से लेखक तो दे ही रहे हैं, वो जो अध्यापक नहीं लेखन का कार्य कर रहे हैं, कम से कम अच्छी पुस्तकों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें विद्यार्थियों को, उनका व्याकरण दुरुस्त करें, उनकी पढ़ने की प्रवृत्ति विकसित करें। दोस्तों, ये हिंदी भाषी क्षेत्र की हिंदी भाषी भूभाग की सबसे बड़ी कमी है कि हम भाषा को आत्मगौरव से, आत्मसम्मान से, अपनी संस्कृति का हिस्सा उसे नहीं समझ करके, पता नहीं किसी हम संस्कृति समझते हैं, न मान करके उसके प्रति उदासीन रहते हैं। यह देखने में आता है कि मराठी भाषी बड़े गर्व से अपनी मराठी भाषा बोलता है, वो कहीं भी जाएगा अपनी मराठी भाषा की छाप छोड़ेगा। बांग्ला भाषी बेहतर अंग्रेजी जानते हुए जब अपने परिवार में बात करता है तो बांग्ला में बात करता है, और किसी मंच पर जाएगा थोड़ी देर के लिए अपनी बांग्ला को बोलेगा। वहां किताबों को खरीदने और पढ़ने की संस्कृति है। दुर्भाग्य से उत्तर भारत में शिक्षक भी किताबें नहीं खरीद कर पढ़ते हैं और न तो विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। भाषा जिंदा रहेगी, जीवंत रहेगी तो बर्ताव से ही, अमल में लाने से ही। तो सबसे बड़ी कोशिश, सबसे बड़ा उद्यम ये होना चाहिए कि हम अच्छे साहित्य से अपने विद्यार्थियों को परिचित कराएं, जो पढ़ें उसको विद्यार्थियों की स्तर, क्षमता और आवश्यकता के अनुसार उन्हें प्रदान करें, उन्हें तरह तरह के आभासी मंचों पर जो पत्र पत्रिकाएं उपलब्ध हैं उन्हें उपलब्ध कराएं। आज कितना बड़ा अवसर है कि आप सोचिए कि इस कोरोना काल में, इस आपदा काल में, इस वेबिनार के चलते ज्ञान विज्ञान की चीजें, सूचना की किस तरीके से दूर दूर रहकर भी हम हासिल कर पा रहे हैं। हिंदी में ही कंचनजंगा जो
पत्रिका ऑनलाइन निकल रही है, प्रदीप त्रिपाठी जी सिक्किम से निकाल रहे हैं। मुक्ति पथ नाम से संवाद मंच है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से आशीष त्रिपाठी जी और दूसरे शिक्षक साथी उससे जुड़े हुए हैं। स्त्री दर्पण नाम से विमल कुमार जी का है। इसी तरीके से संवाद मंच जामिया मिलिया से जो है डॉक्टर चंद्र देव यादव जी और उनके साथ उनकी पूरी टीम है। तो बहुत बेहतरीन संवाद, बहुत बेहतरीन व्याख्यान हमें उनसे सुनने को मिल रहा है। हम अपने विद्यार्थियों को वहां तक उन्हें पहुंचने के लिए प्रेरित करें, वो सुने, पढ़ें और समझें। मैं कुछ और बातें जो नोट किया हूं उस पर बात करूंगा। जैसे एक संकट और अभी सामने आ रहा है कि हिंदी भाषा में जो हिंदी की बोलियां हैं उन्हें अभी बीच में आ रहा है कि उन्हें जो है वो 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग चल रही है। डॉक्टर अमरनाथ जी ने इस पर एक चिंता जाहिर की थी कि वो छत्तीसगढ़ में बोलने गए, हिंदी में बोल रहे थे, तो उन्हें कहा कि आप छत्तीसगढ़ी में बोलिए, हिंदी में क्यों बोल रहे हैं। यानी इस तरह से अलगाया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ी अलग चीज है, हिंदी अलग चीज है। तो दोस्तों, चूंकि बोलियों का विकास भी होना चाहिए, हमारा बेहतरीन साहित्य बोलियों में ही है। आधुनिक काल से पहले का जो हिंदी साहित्य है वो अवधी का, ब्रज का, मैथिली का, हम उसे हिंदी के रूप में ही पढ़ते हैं। तो इस संदर्भ में मेरी जहां तक राय है वो ये होना चाहिए कि हम बजाय स्वतंत्र रूप से उस छत्तीसगढ़ी का पाठ्यक्रम पीजी तक तैयार करने के बजाय या अंगिका में तैयार करने के बजाय, बिहार की जो बोली है, हम ये करें कि उसको पीजी में एक पेपर के रूप में, एक प्रश्न पत्र के रूप में जनपदी भाषा को पढ़ाएं, जनपदी भाषा और साहित्य को पढ़ाएं। जैसे कि अवध विश्वविद्यालय में अवधी भाषा और साहित्य पढ़ाया जाता है। पूर्वांचल से संबद्ध विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों में, पूर्वांचल विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में वो भोजपुरी का साहित्य पढ़ाया जाता है। इस तरीके से बोलियों का संरक्षण भी होगा और प्रांतीय सरकारें उनके विकास के लिए अहमियत दें, क्योंकि बोलियों की बड़ी अहमियत है। साहित्य तो एक तरह से जन भाषा तो बोली ही है, मानक भाषा तो क्योंकि समस्त जन बोलियों का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। भोजपुर राजस्थानी भाषा बोलने वाला वो शायद मैथिली बिल्कुल ना समझ पाए, लेकिन है दोनों हिंदी की बोलियां। तो कुल मिलाकर के जनपदी जो बोलियां हैं उनका संरक्षण होना चाहिए। नामवर जी ने कार्ल मार्क्स पर बोलते हुए बात लिखी थी कि साहित्य की भाषा में जो सृजनशीलता आती है वो जन भाषा से आती है। जन भाषा में सृजनशीलता कहाँ से आती है? तो सवाल है कि ये इसलिए आती है कि जन सृजनशील है। जिसने जंगल को काटा खेत बनाने के लिए, जिसने धान का पौधा रोपा जमीन में, उसी ने कंठ से गीत रोका। यानी लोक कलाएं, लोकगीत वो श्रम से, संघर्षों से उत्पन्न हुई हैं। शास्त्रीय कलाएं, शास्त्रीय गीत, मानक भाषा तो उन्हीं को परिष्कृत करके बनाई जाती है और उसका व्यवसायीकरण किया जाता है। कि जैसे कि बाटी चोखा और दूसरे जो स्थानीय भोजन हैं उनको 5 स्टार होटलों में किस तरीके से सजाकर और परोस कर को उसका व्यवसायीकरण किया जाता है। तो व्यावसायिकता के लिए, उसके विस्तार के लिए मानकीकरण जो हुआ है उसकी अपनी अहमियत है, बोलियों की अपनी अहमियत है। लेकिन बोलियों को मानक भाषा से काट करके उनको हिंदी से अलग, उनकी अस्मिता बिल्कुल हिंदी के विरुद्ध या प्रतिरोध में जब निर्मित की जाएगी तो हिंदी के लिए घातक होगी। कुल मिलाकर इस सबसे जो जरूरी चीज है कि जो लोग हिंदी से अनुराग करते हैं वो हिंदी को स्वयं पढ़ें, अपने विद्यार्थियों को सरल, रोचक और प्रभावोत्पादक साहित्य से परिचित कराएं। विद्यार्थियों के अंदर प्रतियोगिताओं को संचालित कराएं, उनको काव्य लेखन की, लघु कथा लेखन की, प्रश्नोत्तरी की, शोध पत्रों के लेखन की, कुल मिला करके जिस तरीके से उद्यम हो सके वो हिंदी के विस्तार के लिए करें, ताकि ये जन जन में हिंदी को लेकर के, अपनी मातृभाषा को लेकर के हिंदी भाषियों में अनुराग पैदा हो, युवाओं में हिंदी को अपनी अस्मिता का, अपनी पहचान का अनिवार्य हिस्सा मानने की बलवती भावना पैदा हो। जब ये एक तरह से यह जन चेतना बनेगी तब हम हिंदी का जन आंदोलन कर पाएंगे और राजनीति पर
दबाव बना पाएंगे कि वो माध्यम के रूप में हिंदी को न थोपे, अंग्रेजी को न थोपे हिंदी भाषी प्रांतों में, या हिंदी को और अहमियत दिला करके उसे जिस तरीके से अंग्रेजी ने अपनी प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में स्थापित की है, दूसरी भाषाओं ने अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है, उस तरीके से इतनी बड़ी भाषा कि उसके बोलने वाले लोग स्नातक और स्नातकोत्तर उत्तीर्ण अगर सर्वे किया जाए, ऐसा कोई सर्वेक्षण तो मैंने नहीं किया, लेकिन उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन से प्रतीत होता है कि यही तो इन्हीं विद्यार्थियों के भविष्य से तो हिंदी का भविष्य है, कि संपर्क भाषा के रूप में, व्यापार के रूप में वो हिंदी तो है, लेकिन चूंकि इतनी बड़ी संख्या युवाओं की वो हिंदी को किसी स्तर का समझ ही नहीं रही है, स्नातक स्नातकोत्तर उत्तीर्ण विद्यार्थी एप्लीकेशन नहीं लिख पा रहे हैं, प्रार्थना पत्र नहीं लिख पा रहे हैं ढंग का, शुद्ध शब्दों का उच्चारण तो बहुत दूर की बात है, लिखना भी उनके लिए बहुत मुश्किल काम है, जो कि निरंतर देखते सुनते जो है किताबों को पढ़ते पढ़ते उन्हें आना चाहिए, नहीं है। तो ये अगर ढंग से हिंदी का उसी संजीदगी से हिंदी का शिक्षण हो जिस तरीके से अंग्रेजी या दूसरी भाषाओं का शिक्षण होता है, तो स्थिति और सुधरेगी। अब सोचिए कि हिंदी का थिसारस अभी बहुत बाद में अरविंद कुमार कृष्ण कुमार जी ने लिखा, अंग्रेजी में ये पहले से, अभी वर्तनी चेक करने की जो स्थिति थी वो हिंदी में बहुत बाद में भी आई। हिंदी के टाइपिंग की जो समस्या थी कि उसमें पता चला श्री वाला श्र जैसे लिखते हैं, उसमें वो तालब शाह में र लगाते हैं और वो मिल न जाए जैसे ऐसे, तो इसको बना दिया गया ऐसे ऐसे। अब जब री लगाते हैं तो इसको हटाते हैं, तो फिर क्या करते हैं, इसको हटाकर री यहां लगाते हैं, अरे ये तालब शाह में ही र लगाया गया था तो इसको री ऐसे कर ले, ये श्रृंगार है। अब चूंकि लिखने में तो मनुष्य का मस्तिष्क काम करता है, पर टाइपिंग में इसके लिए अलग अलग फॉन्ट बनाना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ी समस्या जो भाषा के साथ मानकीकरण की है, उस पर विचार करें कि जो अनेक रूपता है उसको कम करें, कि री को ऐसे ही लगाएंगे, उष्ट्रा वाला हटाएं। दूसरी चीज, जो सारे व्यंजनों के आधे अक्षर लिखने की परंपरा है, वो लिखने में तो दिमाग काम किया, ठीक है, का ऐसे लिख दिया, खा ऐसे लिख दिया आधा, लेकिन एनसीईआरटी ने इस संदर्भ में पहल भी की थी कि टाइपिंग में इसके लिए बहुत दिक्कत होती है, सबके लिए अलग अलग फॉन्ट बनाना या उसे सुरक्षित रखना, अलग से फिर उसे पोस्ट करके टाइपिंग में ले आना बहुत समय लगता है, जबकि अंग्रेजी में इस तरह की समस्या लेखन में नहीं है। ये हिंदी लिपि की टाइपिंग या टंकर को लेकर के दिक्कत है। इसके लिए एनसीईआरटी ने किया कि सारे व्यंजनों के नीचे हलंत केवल लगा दिया जाए, वो आधे बन जाएंगे। अब जैसे हमने कभी सुंदरता के लिए भी और सहूलियत के लिए ये द विद्यालय लिखते थे, विद्या ऐसे है, तो हम लोगों के समय में ये द में या ऐसे मिला के लिखा जाता था। तो अब इस तरीके से जब जो विद्यार्थी पढ़ा था, बाद में द पर हलंत और या पर आ की मात्रा लोग कहते थे ये गलत होगा, विद्यार्थियों को बताया गया कि मूलतः इसी से ये द और या मिला करके बना है। तो अब इस तरीके से द मिलाकर लिखने के बजाय हलंत और या लगाया जाए, तो ये टाइपिंग की समस्या खत्म होगी। और इन विविधताओं को हटा करके टाइपिंग के लिए व्यक्तिगत लेखन में, हस्तलेखन में तो ठीक है सब चल जाएगा, लेकिन टाइपिंग में समय की बचत हो, सहूलियत हो, टाइपिंग सुकर हो, इसके लिए हमें इसका पालन करना पड़ेगा। इसी तरीके से एक समस्या और जो आती है वो है, जैसे प्र में ऐसा लगता है कि प्र में प पूरा है, र आधा है, जबकि इसमें प आधा है, र पूरा है, उसमें अ शामिल है। ये है। दूसरी चीज, मुझे एक और समस्या समझ में आती है हिंदी को लेकर के, जो समस्याएं हैं वो खास करके लिखने की समस्या जो है, हिंदी की लिपि को देवनागरी के, वो गिनती में जैसे 43 मानकीकृत शब्द है, अब उसको 47 अथवा 45 का भ्रम होता है, उसे 43 अगर लिख लिया जाए, जब 53 हम लिखते हैं तो ये भ्रम भी दूर हो जाएगा। 43 बोल रहे हैं कि 45 हिज्जे कराना पड़ता है, कि आप 43 बोल रहे हैं 43। तो इन छोटी छोटी चीजों पर विचार किया जाए, मानकीकरण की समस्या दूर हो। बाकी हमारी लिपि इतनी वैज्ञानिक है, उसमें जो लिखा जाता है वही बोला जाता है। अंग्रेजी में लिखते हैं ए, बोलते हैं अ, लिखते हैं बी, बोलते हैं ब। हिंदी में कम से कम आर्टिकुलेशन जो है, उच्चारण है, औच्चारणकी है, वो बहुत दुरुस्त है, कि जो लिखा जाता है वही बोला जाता है। लोप वाली स्थिति
नहीं है या भिन्न उच्चारण की स्थिति नहीं है। मैं एक और बात पर विचार करता हूं कि ये वर्तनी दोष दूर कैसे हो। इसके लिए मेरा मानना है कि हाई स्कूल स्तर पर सरकारों ने परीक्षा के व्यय भार को कम करने के लिए हिंदी का 3 प्रश्न पत्र इंटरमीडिएट में हुआ करता था, उसे कम कर दिया। कुल मिला करके हम जो साहित्यिक हिंदी पढ़ाते हैं और संक्षेप में रस छंद अलंकार पढ़ाते हैं, उसका प्रश्न पत्र जैसे लिखित रूप से हो रहा हो, एक प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ ही सही हिंदी व्याकरण का हाई स्कूल में होना चाहिए। और इंटरमीडिएट में चूंकि सूचना प्रौद्योगिकी से हिंदी जुड़े, इसलिए प्रायोगिक स्तर पर हिंदी टंकण की एक परीक्षा हो और साथ साथ हिंदी के उच्चारण की, मतलब ध्वनि विज्ञान की और हिंदी टंकण की एक, जैसे विज्ञान विषयों में प्रायोगिक परीक्षाएं होती हैं, उस तरीके से किया जाए, ताकि ये विद्यार्थी जब आगे जाए तो वो हिंदी की टाइपिंग की उन्हें आदत हो। और जो आईआईटी के इंजीनियर बनते हैं, अगर वो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं कि तो कम से कम उन्हें भाषा का पूर्व ज्ञान पहले से हो। भाषाविदों से यद्यपि सहायता ली जाती है, हिंदी का जो फॉन्ट डेवलप किया वो आईटी कानपुर ने किया, बाद में दूसरी संस्थाएं भी लगी। आज जितने भी तरह के या अशरा के या अल्लाह के पुराने नए जितने रूप हैं, सब उपलब्ध हैं कंप्यूटर में। यूनिकोड के आने से अब हिंदी की टाइपिंग का कीबोर्ड आसानी से हमारे कंप्यूटर में या मोबाइल में ऑप्शन के रूप में मौजूद है। तो हमें अंग्रेजी का जो रोमन का कीबोर्ड है, उसके बजाय हम सीधे हिंदी कीबोर्ड पर टाइप करते हैं। तो कुल मिलाकर हमारे इंजीनियर, हमारे विद्वत जन जिस तरीके से सूचना प्रौद्योगिकी से हिंदी को जोड़ रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा अवसर है कि अगर हम हिंदी भाषी इस बात के लिए उद्यत हो जाएं कि हमें अपनी भाषा का विकास करना है, उसे अपनी अस्मिता से जोड़ना है, वो संस्कृत की वाहक है, रोजगार का जरिया है, तो जो एक उदासीनता है जो हिंदी को लेकर हीन ग्रंथि है, वो दूर हो सकती है। दोस्तों, जैसे कुछ अच्छी किताबें हैं जो विद्यार्थी भागते हैं, उनको अगर उनके स्तर के हिसाब से पढ़ने को दी जाए तो उन्हें अपने आप भाषा साहित्य जब पढ़ेंगे तो भाषा उनकी समृद्ध होगी। जैसे अभी ममता कालिया जी की किताब आई थी संस्मरणों की, कितने सारों में कितनी बार, आप पढ़िए तो पढ़ते ही जाएंगे। मुर्दहिया डॉक्टर तुलसीराम जी की आत्मकथा, आज भी खरे हैं तालाब अनुपम मिश्र जी की किताब, परसाई के व्यंग्य प्रेमचंद जी का कथा साहित्य, शिवमूर्ति जी के उपन्यास और कहानियां, संजीव जी के उपन्यास और कहानियां। इस तरीके से अगर हम जो रोचक साहित्य और ज्ञान और विवेक को विकसित करने वाला जो साहित्य है, अगर हम अपने नई पीढ़ी को सौंपेंगे तो वो हिंदी भाषा की अहमियत को समझेंगे। और हिंदी को संजीदगी से अगर पढ़ाया जाएगा तो निश्चित रूप से हमारी भाषा जिस तरह से मजबूत है, उसकी कई गुना और मजबूत बनेगी। निश्चित रूप से हिंदी का भविष्य तो मुझे बहुत उज्जवल प्रतीत होता है। बस हमारी शिक्षण संस्थाएं और हम सभी हिंदी प्रेमी लोग और हिंदी शिक्षण कार्य से जुड़े हुए लोग हिंदी के प्रसार में अपनी अपनी भूमिका निभाएं और एक जन आंदोलन हिंदी अनुराग के प्रति पैदा करने की कोशिश करें। अगर व्यापक जनता में हिंदी अनुराग पैदा होगा तो जाहिर बात है कि शिक्षण संस्थाएं और प्रशासनिक स्थितियां, राजनीतिक स्थितियां बदलेंगी और हिंदी के प्रति ज्यादा सहिष्णु होंगी, उदार होंगी, हिंदी का सम्मान बढ़ेगा। मैं इस मंच से जुड़े हुए तमाम सुधीजनों, विद्यार्थियों को एक बार पुनः धन्यवाद देते हुए आयोजन मंडल के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम का हिस्सा मुझे बनाया और अपनी बात रखने का अवसर दिया। आपके प्रति पुनः हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत अच्छी तरीके से आपने और न केवल चुनौतियों की बातें की बल्कि वह उपाय भी सुझाए हैं आपने कि जिससे हम इन चुनौतियों
उसका निपटारा कर सकते हैं। आदरणीय प्रवीण सर, जहां तक मेरी जानकारी है, जब मैं इस विश्वविद्यालय का छात्र था 2008-9 में, साकेत में मैं छात्र था, तब भारतीय भाषाएं का एक पेपर चलता था स्नातकोत्तर कक्षाओं में। संभवतः यह आज पढ़ाया जा रहा होगा, ऐसी उम्मीद है मुझे। इधर मैंने पाठ्यक्रम नहीं देखा। इससे मुझे याद है कि डॉक्टर नगेंद्र की ये किताब परेश सर ने उपलब्ध कराई थी और कई सारी चीजों से मेरा परिचय हुआ था, चाहे वो मराठी के पवाड़े से परिचय हो, चाहे बाउल गान बंगला के, या विश्वनाथ सत्यनारायण की किताब वेई पडलगू तेलुगु की, नन्हे पोतना तिक्कन्ना का नाम अगर मैंने सुना, कंबन का नाम सुना, तो वहां पे मैंने पहली बार जाना कि तमिल भाषा कितनी प्राचीन भाषा है, हमारे संस्कृत के बरक्स वह कहीं भी पीछे नहीं है। तो यह उस प्रश्न पत्र के माध्यम से मेरा परिचय हुआ था भारत की अन्य भाषाओं के बारे में। बिहू का परिचय भी वहीं हुआ था। उम्मीद है कि यह चीज अवध विश्वविद्यालय में अभी अभ्यास में होगी, बाकी यह तो आप ही बता पाएंगे। अगर इस चीज को और आगे बढ़ाया जाएगा तो स्नातकोत्तर कक्षाओं के विद्यार्थी देश की अन्य भाषाओं का परिचय तो पा ही जाएंगे, जैसे मुझे ही मिल गया था। और उसका मुझे फायदा हुआ कि जब मैं पहली बार आंध्र प्रदेश में 2009 में अगस्त महीने में पहुंचा, तो अपरिचय सा नहीं लगा था। आपने जो महत्वपूर्ण चीज बताई कि टाइपिंग कराया जाए, तो जैसे अन्य विषयों में मैंने देखा, विज्ञान हो, अभी तो इतिहास से लेकर के और अर्थशास्त्र जैसे विषयों में प्रयोगात्मक परीक्षा का प्रावधान किया है सीबीएसई ने, तो उचित है, आवाज आ रही है कि हिंदी में भी इस तरह की प्रयोगात्मक परीक्षाओं का प्रावधान किया जाए, जो आपने सुझाव दिया है। अन्य कई सुझाव आपके बड़े महत्वपूर्ण हैं, हम आपको इसके लिए धन्यवाद देते हैं। अब मैं औपचारिक कोई किसी का प्रश्न हो आदरणीय सर से, तो वो अपनी प्रश्न पूछ लें, उसके बाद हम फिर अगले बिंदु पर बढ़ेंगे। आप में से कोई भी अगर किसी को कुछ पूछना हो, कोई प्रश्न हो या कोई और बात कहनी हो, तो कृपया अपना कैमरा और माइक ऑन करके अपनी बात कह सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। अन्यथा हम अगले चरण पे बढ़ेंगे और हमारे बीच में सत्य प्रकाश सर हैं बभनान से, वे आदरणीय प्रवीण सर को धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। धन्यवाद ज्ञापन के लिए सत्य प्रकाश जी। जवाहरलाल नेहरू स्मारक स्नातकोत्तर महाविद्यालय बाराबंकी द्वारा आयोजित हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत विशेष रूप से मेरी गुरु डॉक्टर अनीता सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस भूमिका के लिए मुझे अवसर प्रदान किया। तत्पश्चात आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर प्रवीण कुमार यादव जी, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय आलापुर अंबेडकर नगर, का बहुत बहुत आभार धन्यवाद कि उन्होंने वर्तमान परिदृश्य में हिंदी भाषा चुनौतियां एवं संभावनाओं की चुनौती को सहर्ष स्वीकार किया और अपना बहुमूल्य समय और हम सभी को प्रदान किया और अपने विचारों से अवगत कराया। इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हमारे मित्र श्री इंद्रमणि उपाध्याय जी, पीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय लखनऊ, का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने कार्यक्रम का संचालन बहुत ही अच्छे ढंग से किया। अंत में कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी प्राध्यापक, विद्वानों, शोधार्थियों एवं छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार तथा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने वाले सभी लोगों का हार्दिक आभार एवं बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इंद्रमणि जी और सत्यप्रकाश शुक्ल जी का हमारी तरफ से आभार। इन लोगों ने हमारे विभाग के शोधार्थी होने का एक बहुत गंभीर दायित्व तो बहुत अच्छे से निर्वाह किया
और आज के हमारे आमंत्रित वक्ता और हमारे आभासी मंच से जुड़े हुए डॉक्टर माधुरी वर्मा जी, डॉक्टर रीना सिंह, डॉक्टर अमित, डॉक्टर सर्वेश मौर्य जो कि हमारे महाविद्यालय के पूर्व छात्र हैं और साथ ही कल के वक्ता भी हैं, इन सभी के प्रति तथा जिनसे मैं अपरिचित हूं और मेरे कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, उन सभी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आपके साथ बने हुए हैं, उनके जुड़ने से ही हमारे कार्यक्रम बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अस्तित्व बढ़ा है और आशा है कि ये 30 तारीख तक इसी तरह से सफल हो जाएगा कार्यक्रम। और इसी के साथ इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करते हैं। संजय कुमार सर नमस्ते, महिता मैडम नमस्ते, प्रवीण जी बहुत बहुत संजय सर का विशेष रूप से आभार कहते हैं, उनको विशेष रूप से आभार। वो प्रतिदिन जुड़कर हमारे हौसले को बढ़ाते हैं और इसी तरह से बढ़ाते रहेंगे। वो हमारे वरिष्ठ हैं, हमें उनकी शुभकामनाएं चाहिए, इसलिए उनके प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और बहुत ही धन्यवाद देती हूँ।